टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ इस बार हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से जुड़े। मुकेश जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। मुकेश जी, ना सिर्फ पता चला है कि आपने भारत के लोगों के लिए बल्कि एनआरआई के लिए भी काफ़ी रिसर्च किया आपने, तो ये शो भारत में जो रह रहे हैं उनके लिए भी, एनआरआई के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस शो में मुकेश जी के साथ हम चर्चा करेंगे कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर। मिसाल के तौर पर हम बताएंगे कि गिफ्ट देने और लेने पर कैसे बनती है टैक्स की देनदारी और कैसे बचें इससे। नेशनल सेविंग स्कीम से पैसा निकालने को मजबूर निवेशकों के पास टैक्स बचाने के क्या है रास्ते, और विरासत में मिली प्रॉपर्टी के रिकंस्ट्रक्शन पर कैसे करें टैक्स का कैलकुलेशन। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन शादियों का मौसम है, हर कोई एक दूसरे को गिफ्ट दे रहा है, गिफ्ट ले रहा है। तो कई बार रिश्तेदार गिफ्ट देते हैं और कई बार जो दोस्त यार होते हैं, बड़े करीब होते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि गिफ्ट, अच्छे खासे गिफ्ट दिए जाएं। तो गिफ्ट लेने में तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर बाद में चिंता होती है कि इस पर टैक्स वैक्स भी बनता है क्या। तो मैंने मुकेश जी से रिक्वेस्ट किया था इस पर खास एक अपना व्यू डालें। मुकेश जी, एक तो हम लोग मान के चलते हैं रिश्तेदार जो हमें गिफ्ट देते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, या फिर रिश्तेदार होने के नाते हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो वहाँ टैक्स नहीं लगता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो रिश्तेदार नहीं है लेकिन रिश्तेदार से कम भी नहीं है, करीबी इतने होते हैं कि वो लोग रिश्तेदार तो होते नहीं है लेकिन अच्छे खासे गिफ्ट देते हैं। तो उनके मामले में क्या ध्यान रखना चाहिए टैक्स पेयर्स के लिहाज से? देखिए लक्ष्मण जी, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग और रोचक प्रश्न खड़ा किया है कि गैर रिश्तेदार, अगर आपको गैर रिश्तेदार से गिफ्ट मिलती है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या बन सकती है और इसमें क्या क्या एक्सेप्शंस हो सकते हैं। तो 3 मोटे मोटे एक्सेप्शंस हैं, हम एक के बाद एक लेंगे। सबसे पहला तो आपने जिसका जिक्र किया, शादियों का मौसम है, तो सरकार ने इतनी तो छूट दे रखी है कि भाई आपकी शादी होती है तो आपको गिफ्ट देने वाला आपका रिश्तेदार हो या गैर रिश्तेदार हो, किसी से भी, लेकिन शादी के मौके पर आपको कोई भी गिफ्ट इन कैश या काइंड मिलती है तो कोई भी सीमा के सिवा उसको संपूर्णतः टैक्स एग्जम्प्ट माना जाएगा। ये सबसे पहला नियम हमें याद रखना है लक्ष्मण जी। इसमें एक सवाल मेरे पास, दूसरी बात मैं एक सवाल आपको रोकना चाहूंगा यहीं पे। शादी के मौके पे दिया जाने वाला गिफ्ट, तो शादी के मौके का मतलब जिस दिन शादी है सिर्फ उसी को मान के चल रहे हैं कि एक आध दिन आगे पीछे भी चलेगा? और आगे क्या पीछे जरूर हो सकता है। नहीं, बिकॉज यू नो द लैंग्वेज इज ऑन द ओकेजन ऑफ द वेडिंग। अब ओकेजन माना आप कई बार तो रजिस्टर्ड शादियां होती है, कोई ऐसे रिसेप्शन भी नहीं होता है या कोई सेरेमनी नहीं होती है कि जहां आप जाके किसी को दे, लेकिन शादी के अवसर, ऑन दी ओकेजन, शादी के निमित्त पर आपने कुछ दिया। हालांकि इसके लिए ये तो जरूरी है कि शादी के आसपास के समय में, पहले या बाद में, ये गिफ्ट आपको दी जानी चाहिए। मान लीजिए शादी आज हुई और 2 साल के बाद अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो उसको शादी के अवसर की नहीं। एक मिनट, यहाँ पे आपको रोकूंगा। तो मान लिया जाए कोई जैसे रिंग सेरेमनी कर रहा है तो वहां पे कोई गिफ्ट दे रहा है, कोई रिसेप्शन कर रहा है शादी के बाद तो वहां कोई गिफ्ट दे रहा है, तो वहां पे क्या होगा? जी देखिए, द पॉइंट इज वेडिंग। अब आप एंगेजमेंट पर कुछ देते हैं तो उसको वेडिंग गिफ्ट नहीं मानी जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि कई केसेस में एंगेजमेंट और वेडिंग एक साथ साथ होते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझिए आज एंगेजमेंट हुआ और 1 साल के बाद शादी हुई तो आप 2 अवसर पर, एंगेजमेंट और वेडिंग, दोनों को अलग अलग नहीं दे सकते। वेडिंग पर जो गिफ्ट है वो मिलेगी एग्जम्प्ट, एंगेजमेंट अलोन विल नॉट क्लासिफाई। अच्छा, आप मुझे शायद ये पूछें कि शादी पर कोई रोक टोक माना नंबर ऑफ वेडिंग्स का है। मान लीजिए किसी की आज शादी हुई, किसी कारण से 2 साल के बाद उसकी शादी टूट गई
दोबारा शादी करता है तो वो नंबर 2 हो या नंबर 3 हो, पर जितनी बार वो वेडिंग का ओकेजन है, हर वेडिंग पर उसको ये एग्जम्पशन गिफ्ट का जरूर मिलेगा। लक्ष्मण, एक सवाल और इससे पहले कि अगले अब सवाल हम पे जाऊं, आए एक मिनट, अगले सवाल पे जाऊंगा मैं। एक सवाल और शादी से जुड़ा हुआ ये कि आप सिर्फ ऐसा न शादी करें कि दर्शकों को दोबारा शादी करने का मन हो जाए। हाँ? नहीं, सिर्फ शादी ही क्यों, अगर मान लिया कोई ऐसा ओकेजन हो रहा है, मान लिया किसी का बर्थडे है, किसी के शादी की सालगिरह है, तो ये भी तो कई बार लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि इस भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में लोग खुशियां मनाने का एक मौका ढूंढते हैं, तो ये भी एक बड़ा मौका होता है। तो क्या उसको इससे अलग रखा गया है? सिर्फ वेडिंग शब्द का ही इस्तेमाल किया गया है इनकम टैक्स के कानून में? हाँ, वेडिंग का स्पेसिफिक उल्लेख किया गया है, इसलिए हम इसको तोड़ मोड़ जोड़ नहीं कर सकते। हालांकि फर्स्ट वेडिंग, सेकंड वेडिंग, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, ठीक है। अब एक आखिरी सवाल, हैव अ नंबर ऑफ वेडिंग्स। हालांकि कोई ये रिस्क लेगा नहीं कि सिर्फ गिफ्ट पाने के लिए दूसरी शादी कर ले, है ना, तो मुझे नहीं लगता ये कोई रिस्क लेगा। लेकिन एक सवाल और आपसे पूछूंगा कि ये काइंड में कई सारे गिफ्ट मिलते हैं, कोई गाड़ी दे देता है, कोई कुछ दे देता है, तो वहां पे क्या नियम है, संक्षिप्त में बताइएगा, चूंकि हम लोग पास स्कॉलर भी जुड़ चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। लक्ष्मण जी, जो काइंड वाली गिफ्ट है उसमें आपको ये ख्याल रखना है कि सेक्शन 56 में स्पेसिफाइड लिस्ट है, तो इसमें ये कहा गया है कि जैसे शेयर, सिक्योरिटीज, लैंड, बिल्डिंग, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, बुलियन, इतनी चीजें ही है। अब ये लिस्ट में जो नहीं आता है, मान लीजिए मोटर कार है, मोटरसाइकिल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फर्नीचर, फिक्सचर, ये सब चीजें ये आप देते ही रहिए, कोई भी अवसर हो या ना हो देते रहिए, उस पर कोई भी गिफ्ट का टैक्स नहीं लगेगा, इसको इनकम नहीं माना जाएगा रेसिपिएंट के हाथ में। उसमें भी उसकी सीमा कोई तय नहीं कही है। मान लीजिए कई बार आपको होता है कि भाई मेरे स्टाफ का कोई बंदा है, मेरे नौकर चाकर है जिसने मेरी बहुत सेवा की, मुझे उसको कुछ रिवॉर्ड करना है, वो रिश्तेदार नहीं है, उसको आप कोई बड़ी रकम देंगे तो उसके हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अगर आपने अपनी वसीयत में, माना विल में, उसका समावेश करके उसको दिया है, तो वसीयत में, विल, सक्सेशन या इनहेरिटेंस से कोई आपको गिफ्ट मिलती है तो उस पर भी टैक्स नहीं है। 1, 2 and 3 situations where the gift from a non-relative is also exempt. हालांकि गिफ्ट में एक और पेच है, इस पे मैं चर्चा करूंगा अगले सेगमेंट में शो में आगे चल के, कि एनआरआई से गिफ्ट लेते हैं, एनआरआई को गिफ्ट देते हैं, तब क्या होगा, उस पर आगे बातचीत करूंगा, क्योंकि कई सारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनके सवालों का जवाब ले लेते हैं आपसे। भरूच गुजरात से हमारे साथ एच.ए. मोदी साहब हम हैं, जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। मोदी साहब नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी और मुकेश पटेल साहब नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्ते मोदी जी। मेरा क्वेश्चन ये है सर, मैंने एक अपडेटेड रिटर्न फाइल किया था, उसके बाद में उसका टैक्स कंप्लीट मैंने फुल पेड कर दिया। उसके बाद में 234 का जो प्रोसेस किया उसका तब तक वो इंटरेस्ट गिनते हैं कि उसके वो वहाँ जब मैंने कंप्लीट किया वहां तक इंटरेस्ट गिनना पड़ेगा सर? देखिए, 234 पटेल साहब, हालांकि मुकेश पटेल साहब इनके सवालों का जवाब दें, थोड़ा सा सवाल को बाकी दर्शकों के लिए भी समझा देंगे क्या, क्योंकि 234C सेक्शन क्या है, क्योंकि बाकी दर्शक भी समझना क्या 234C का इंटरेस्ट क्या है। हाँ लक्ष्मण जी, मैं समझाऊंगा जरूर। देखिए, जिस केस में किसी भी टैक्स पेयर को एडवांस टैक्स भरने की जिम्मेवारी होती है, उस केस में अगर वो जो देर आर स्पेसिफाइड इंस्टॉलमेंट्स, माना जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च की हर 15th को आपको इन डेफिनिट इंस्टॉलमेंट्स, आपको अपना जो एस्टिमेटेड टोटल इनकम है उस पर आपको टैक्स भरना होता है। तो अगर उसमें चूक होती है तो आपको 234C का इंटरेस्ट लगता है, इफ यू हैव नॉट पेड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड परसेंटेजेस ऑन द स्पेसिफाइड इंस्टॉलमेंट्स। ये 234C की लायबिलिटी है। पर 234C की लायबिलिटी के जो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं, उसमें सबसे पहले तो अगर कोई सीनियर सिटीजन है
जिसकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम नहीं है तो उसको एडवांस टैक्स भरने की कोई लायबिलिटी ही खड़ी नहीं होती है, इसलिए 234C का इंटरेस्ट उस केस में नहीं लगेगा। इसके सिवा लक्ष्मण जी एक मोदी जी को हम बताएं कि देयर आर 2 अदर एक्सेप्शंस कि आपको कैपिटल गेन्स होता है या डिविडेंड की इनकम आती है, तो ये 2 इनकम्स ऐसी है कि आप साल की शुरुआत से उसको एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि ये आपको आएगी, कब आएगी, कितनी इनकम आएगी। तो आपके टैक्स के लिए इसमें नियम ये है कि जब ये इनकम आती है उसके बाद के जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उसमें आपको एडवांस टैक्स भरना है। उसके पहले के इंस्टॉलमेंट्स में एज फार एज कैपिटल गेन्स एंड डिविडेंड आर कंसर्न आपको कुछ नहीं करना। इसलिए आपको पता होगा आईटीआर में भी वो इंफॉर्मेशन मांगते हैं कि ये कैपिटल गेन्स या डिविडेंड आपको कौन से क्वार्टर में कितनी अमाउंट आई, ताकि उसके आधार से 234C का इंटरेस्ट गिना जाए। तो लक्ष्मण जी ये मोदी जी के लिए मोदी जी हमारा रिप्लाई। आपके उलझन दूर हो गई मोदी साहब? नहीं, वो 234C का है सर। मेरा क्वेश्चन था 234 बिल के रिलेटेड है और अपडेटेड रिटर्न फाइल के रिलेटेड है सर। नहीं, पर समझिए भाई साहब, 234C आपने 234C बोला, अब 234B जो है वो आपने एडवांस टैक्स भरा ही नहीं, और आपने बाद में जब आप बिलेटेड रिटर्न भरते हैं तो जब तक आप अपना टैक्स नहीं चुकाते हैं तब तक के पीरियड के लिए 234B का इंटरेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द 1st of April of the assessment year up to the date of your filing the return and paying the tax, उस पर 234B लगेगा। चलिए अब चलते हैं मुंबई, जहां से वेणुगोपाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वेणुगोपाल साहब नमस्कार। माफी चाहूंगा, आपको बहुत देर तक फोन पे इंतजार कराया, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग चर्चा चल रही थी इसलिए मैं रोकना नहीं चाह रहा था उनको। आपकी क्या उलझन है? चलिए, मेरा क्वेश्चन था रिगार्डिंग 15H फॉर्म जो हम लोग देते हैं बैंक में फॉर एफडी। सो जनरली जिनका एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहता है, मतलब तो अभी क्या होता है कि 3 लाख के ऊपर का इंटरेस्ट रहने से बैंक जो है वो नहीं लेती है 15H, और उसमें पूरा टीडीएस जो काट देती है। और अभी जो नया प्रावधान है उसमें देखिए 87A का बेनिफिट है, अप टू 5 लाख नो टैक्स है। तो मुझे यही जानना था कि इसमें कोई चेंजेस है क्या अभी ये 15H फॉर्म सबमिशन में, और ऐसा क्यों नहीं होता है कि अप टू बेसिक लिमिट नहीं काटे और उसके ऊपर की अमाउंट पर ही काटना चाहिए? एक्चुअली 0 से काट देने से जरा रिफंड तक वेट करना पड़ता है और उसमें कैश फ्लो इफेक्ट होता है। ठीक है, मुकेश पटेल साहब आपके सवालों का जवाब देंगे। हाँ, लक्ष्मण जी एक्चुअली मेरे लास्ट एपिसोड में अगर ये हमारे वेणुगोपाल जी ने शायद वो देखा या नहीं मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इसी पॉइंट को लेके हमने विस्तार से समझाया था हमारे दर्शकों को। मैं संक्षिप्त में वेणु जी आपको मैं बता दूं, एज फार एज सीनियर सिटीजन्स आर कंसर्न 15G में वो 3 लाख की लिमिट है, लेकिन सीनियर सिटीजन्स का जो 15H का फॉर्म है उसमें उसकी लैंग्वेज ये है कि आपकी टोटल इनकम पर आपको कोई टैक्स भरने लायक नहीं है। तो उस केस में 87A में आपको जो रिबेट मिलता है, तो मैंने समझाया था कि केवल 7 लाख नहीं, मान लीजिए आपका 50,000 का पेंशन का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है, तो 7.5 लाख तक की इनकम पर सीनियर सिटीजन अपनी बैंक को ये सर्टिफिकेट फॉर्म 15H दे सकते हैं, और इसके लिए सीबीडीटी का क्लियर सर्कुलर और इंस्ट्रक्शन है। अगर बैंक फॉलो नहीं करती है तो आप ये गाइडलाइन उनको बताएं और 15H का 7.5 लाख तक का पूरा फायदा आप उठाएं विथ 0 TDS। वेणुगोपाल जी, कोई कंफ्यूजन? हाँ, ये सीबीडीटी सर्कुलर मतलब कुछ नंबर या ऐसा है क्या जो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, क्योंकि बैंक्स तो नहीं लेते हैं 15? हाँ, आपको वेणु जी लास्ट टाइम मैंने उसका नंबर के साथ वो समझाया था। 2019 का सर्कुलर है, आज भी वो वैलिड है। आपको हम आपके ईमेल पर मैं आपको 1-to-1 ये भेज दूंगा ताकि आपको उसमें कोई दुविधा न हो। ओके,
चलिए वेणुगोपाल जी, कोई फिर से दुविधा होगी तो बताइएगा, हम लोग उसको फिर से सुलझाने की कोशिश करेंगे और सर्कुलर आपके पास पहुंच जाएगा। और पिछला एपिसोड का लिंक अगर देखेंगे हमारे ट्विटर हैंडल पे जाके वेबसाइट पे, तो वहाँ भी आपको डिटेल जानकारी उसकी मिल जाएगी। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएं कि अगर एनआरआई से आप ले रहे हैं गिफ्ट या एनआरआई को आप दे रहे हैं गिफ्ट, तो ऐसे में क्या बनती है टैक्स की देनदारी, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट अहमदाबाद से मुकेश पटेल साहब, जो कि जुड़ चुके हैं। मुकेश पटेल साहब, हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले शो की शुरुआत में गिफ्ट पे बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा किए थे, लेकिन अब बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, एनआरआई बन चुके हैं, तो अक्सर तो लोग एनआरआई से उम्मीद करते हैं कुछ गिफ्ट हमें ही लेके दें या फिर वहाँ बाहर से भेज दें या फिर आए तो लेते हुए आएँ। कई लोग एनआरआई को भी गिफ्ट देते हैं, इतने दिलदार होते हैं। तो अब सवाल मेरे पास ये है कि एनआरआई को जो गिफ्ट दिया जाता है वहाँ पे क्या टैक्स के नियम लागू होते हैं? दो सिचुएशन मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक एनआरआई गिफ्ट दे रहा है, एक हम एनआरआई को गिफ्ट दे रहे हैं। और एनआरआई को गिफ्ट दे रहे हैं तो एनआरआई इंडिया में है कि बाहर है, ये भी सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए इसको हर हालात के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो समझिए एनआरआई है, इसलिए वो अपने कोई विदेश में रहता है, अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, जहां भी। अगर इंडिया से आप एनआरआई को गिफ्ट देते हैं, इसमें दो परिस्थितियां हो सकती है। एक तो जो एनआरआई रिश्तेदार है जो गिफ्ट स्वीकार कर रहा है वो स्पेसिफाइड रिलेटिव्स के दायरे में आता है, तो गिफ्ट जब हम देते हैं उस पर देने वाले को या एनआरआई को लेने में कोई भी टैक्स की दुविधा नहीं है। इट इज कंप्लीटली टैक्स एग्जम्प्ट। और ये गिफ्ट इंडिया के बाहर भी ले या इंडिया में ले, परिस्थिति यही रहेगी, इट विल बी फुल्ली एग्जम्प्ट। अब सवाल ये होता है कि जब एनआरआई जिसको आप गिफ्ट देते हैं, समझिए वो स्पेसिफाइड रिलेटिव के दायरे में नहीं है, तो इसके लिए एक विशेष नियम ये किया गया है, क्योंकि अगर इंडिया में देते हैं तो एनआरआई अपना जो रिटर्न इंडिया में भरता है उस पर उसको जो भी स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स बनता है वो टैक्स उसको लगेगा। पर अगर वो एनआरआई गैर रिश्तेदार फॉरेन कंट्री में रहता है तो उसके लिए नियम ये किया गया है कि जो गिफ्ट भेजता है उसको सेक्शन 195 के तहत नॉन रेजिडेंट को पेमेंट के पर जो 30% का टैक्स रेट के हिसाब से टीडीएस काटना है। मान लीजिए कोई 5 लाख की गिफ्ट भेजता है तो 30% के हिसाब से उसको 1.5 लाख का टैक्स यहां डिपॉजिट करना होगा, ये हमें ख्याल में रखना है। तो ये जो है ये गिफ्ट देने की परिस्थिति में, अब आपने जो सेकंड सिचुएशन कही कि एनआरआई गिफ्ट देता है इंडिया में, तो उस केस में मान लीजिए सन डॉटर वगैरह सब अपने फादर मदर ब्रदर सिस्टर इनको देते हैं, तो उस केस में यहां गिफ्ट स्वीकार करने में, क्योंकि वो स्पेसिफाइड रिलेटिव है, दुनिया में कहीं भी रहता है और वहां से गिफ्ट आती है, तो लेने वाले को कोई टैक्स नहीं है। अगर गैर रिश्तेदार है तो हमने जो आगे डिस्कस किया था उसके आधार से वो नियम लागू होंगे और डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गिफ्ट उस पर टैक्स लगेगा। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है लक्ष्मण जी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि कई लोग ये पूछते हैं कि जब फादर मान लीजिए सन जो अपना यूएस में या यूके में एनआरआई सेटल हुआ है उसको गिफ्ट देता है, यहां तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, पर वहां यूएस या यूके या और कंट्रीज के जो कानून है उसके हिसाब से कोई टैक्स लेने वाले को लगेगा। तो द आंसर इज नो, क्योंकि वो सब कंट्रीज में गिफ्ट लेने वाले के हाथ में उसको कैपिटल रिसीट माना जाता है, उस पर कोई टैक्स वसूल किया नहीं जाता। वापस से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं गाजियाबाद, जहां से गौरव गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार सर, बताएं क्या उलझन है आपकी? जी मेरा एक सवाल है, एक मेरे पास पेरेंटल प्रॉपर्टी है जिसको मैं डिसमेंटल करके उसे फ्लोर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो उस पे मैं कोलैबोरेशन पे वर्क कराना चाह रहा हूँ बिल्डर के साथ, तो उस पे मेरी टैक्स लायबिलिटीज क्या आएगी उसमें से अगर मैं 2 फ्लोर्स को सेल करता हूँ? अच्छा जी, अच्छा गौरव जी, इसमें ख्याल ये रखिएगा कि आपको जो प्रॉपर्टी मिली है तो उसकी एक तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको तय करनी होगी,
और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो प्रीवियस ओनर, माना आपको जिसके पास से मिली है पेरेंटल प्रॉपर्टी, तो उनकी जो कॉस्ट थी वो आपके केस में गिनी जाएगी। और अब नए नियम के आधार से आपके लिए ऑप्शन है इंडेक्सेशन के साथ 20%, इंडेक्सेशन के बिना 12.5% के हिसाब से आपको टैक्स भरना होगा। अब आप अगर ये चाहते हैं कि ये इसको आप डिसमेंटल करके या बेच के आप कुछ नया बनाना चाहते हैं, अगर वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उस पर तो सीधा टैक्स लगेगा, पर ये जो आप बेचते हैं उसी में बिल्डर के साथ अगर आपने तय किया है कि आपको एक रेजिडेंशियल यूनिट दिया जाए, मान लीजिए एक फ्लोर जो है वो पूरा एक अपार्टमेंट, बड़ा अपार्टमेंट या 2 अपार्टमेंट्स जुड़े हुए हैं और उसको भी एक अपार्टमेंट के तौर से अगर आप यूज करने का प्लान रखते हैं, तो उसकी जो वैल्यू है उसमें जो आप निवेश करते हैं या बिल्डर से उतना पैसा जो कम लेते हैं, उसको सेक्शन 54F या 54 डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस, उसको आप एग्जम्पशन का फायदा उठा सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। और अब चलते हैं पुणे, जहां से RY देशपांडे जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देशपांडे जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास। नमस्ते सर, नमस्ते लक्ष्मण जी, नमस्ते जी नमस्ते। नमस्ते पटेल जी। सर एक उलझन नमस्ते है। भैया। हाँ, केम छो, मजा माने? हेलो। हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ, एक प्रॉब्लम बोलो जी। है कि हमारा एक मकान है जो मेरे मिसेस के नाम पे है। हाँ जी। अभी वो बेच के हमें एक हाँ छोटा जी। मकान लेना है, वो ज्वाइंट नेम में लेना है, जी। तो कैपिटल गेन का बेनिफिट उनको 100% मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा। ये कई दर्शकों के मन में ये उलझन होती है। और देशपांडे जी, आपके लिए अच्छी खबर ये है कि देयर आर अ सीरीज ऑफ जजमेंट्स जो क्लियरली कहते हैं कि जो बेचता है, अगर वो ओनरशिप का अपना जो पैसा आता है उसका निवेश एक नई प्रॉपर्टी खरीदने में या कंस्ट्रक्ट करने में अगर वो करता है और नियमों का पालन होता है, तो उसको एग्जम्पशन जरूर मिलेगा। अब इट इज बट नेचुरल कि आप ये प्रॉपर्टी कोई नई लेते हैं या करते हैं तो आप सिंगल नाम पे नहीं रखेंगे, आप जॉइंट में एक नाम रखेंगे। हालांकि जॉइंट में नाम केवल सुविधा के लिए रखा जाता है, पर उसके कारण आपका जो प्रिंसिपल ओनर जो है उसको जो एग्जम्पशन का फायदा मिलना चाहिए उसमें कोई भी विक्षेप नहीं आएगा। तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन और रिलक्टेंस आप खुशी से आगे बढ़ सकते हैं और जॉइंट में प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो देशपांडे जी के लिए आपने बड़ी खुशखबरी दे दी, कोई टेंशन लेने की जरूरत यहाँ है नहीं। तो शो का समय यहीं खत्म होता है। मुकेश पटेल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का बहुत ही आसान भाषा में और डीप में जाके इसके जवाब देने के लिए। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे GST से जुड़ा हुआ हो या इनकम टैक्स है, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर डालना ना भूलें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखते रहिए CNBC।